Hello dear students, it's Kiran your teacher. Today we are going to know about chapter 2 of civics constitutional design. इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन के बारे में। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपके इस बार के सिलेबस में, ओनली इस बार के सिलेबस में जो फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का, दैट इज़ अबाउट साउथ अफ्रीकी गवर्नमेंट, उसे हटाया गया है फाइनल एग्ज़ाम के लिए। लेकिन पीरियोडिक टेस्ट में देने वाली हूँ और बहुत ज़रूरी फैक्ट है, तो मैं बहुत ज़्यादा इसे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा सा मैं इसमें बता रही हूँ जो ज़रूरी है, क्योंकि मैं इसे पीरियोडिक टेस्ट में लूँगी क्लासरूम में। ओके, सो आप देख लो यहाँ पर, मैं यहाँ पर शुरू कर रही हूँ। हालांकि इससे रिलेटेड मैंने बहुत से फैक्ट आपको इससे पहले वाले चैप्टर में दे दिया है, क्योंकि डेमोक्रेसी के बारे में हम बात कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर में, और डेमोक्रेसी के बारे में बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी डेमोक्रेसी, रियल डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो देख लेना, मैं उसके लिंक दे दूंगी, क्योंकि एक्चुअली जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो कुछ चीज़ें हैं वो मैंने उस वीडियो में दिया है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, आप देख रहे हो स्टार्टिंग में ही कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन से रिलेटेड मैंने एक फैक्ट दिया है। व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, ये है क्या? तो सिंपली कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन लेज डाउन द प्रोसीजर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ गवर्नमेंट। इसमें वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते ही हैं जो किसी गवर्नमेंट को बनाने के लिए, फॉर्म करने के लिए, रन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ है? तो इट डिफाइंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग वेरियस ऑर्गेन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये ऑर्गेन्स है क्या? तो ऐसे अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, यहाँ पर ऑर्गेन्स एंड लेवल्स भी मैं डाल सकती थी, बट मैंने नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? क्योंकि अभी आपको नहीं पढ़ना। हाँ, 10th में जाओगे तो वहाँ पे आपको पढ़ना है, और वहाँ पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, दैट इज़ हॉरिजेंटल पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड वर्टिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसमें वर्टिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन में हम लेवल की भी बात करते हैं, लेकिन यहाँ मैंने सिर्फ ऑर्गेन ही दिया है। और ऑर्गेन में क्या क्या चीज़ है तो वो मैं आपको बता दूं, वही जो हर गवर्नमेंट के पास होता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, जैसे लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, एक्सिक्यूटिव्स। तो इसे मैं बहुत एक्सप्लेन यहाँ नहीं कर रही हूँ ये क्या होता है। देखती हूँ पॉसिबल होता है तो एक्चुअली मुझे कुछ वीडियोस बनाने भी हैं जूनियर्स के लिए, तो उसमें मैं कोशिश करूँगी कि अलग से ही वीडियो पार्लियामेंट के बारे में दे दूँ, तो आपको उसमें पता चल जाएगा। यहाँ पर मैं आपने पढ़ा है वैसे अपने जूनियर में, अगर आपको याद हो। आगे मैं चलूँ, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? तो इसके साथ ये, इसी के साथ की जो चीज़ है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो पुट्स अ फ्यू रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन बॉडी। ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ अधिकार दिए हैं, बताया है कि कैसे काम करना है, लेकिन वो कुछ रिस्ट्रिक्शन भी डालता है। ऐसा नहीं है कि एकदम आपको आज़ाद कर दिया है, आप एकदम ऊंचे लेवल पे पहुंच गए हैं। जैसे अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात हम करें तो हम कहते हैं ना कि चुने हुए जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनकी बहुत वैल्यू होती है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि वो अनलिमिटेड पावर को एंजॉय करते हैं, ऐसा नहीं है कि उन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उनको कोई देखने वाला नहीं है, नज़र उन पर रखी जाती है। बहुत सी ऐसी व्यवस्था है हमारे गवर्नमेंट में, हमारे संविधान में, कि किसी को भी फ्री नहीं किया गया है, नज़र रखी जाती है। तो इसलिए मैंने ये यहाँ डाल दिया है कि वो जो है बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन भी डालता है। अब उन रिस्ट्रिक्शन को मैं यहाँ नहीं डिज़ाइन कर रही हूँ, केवल ऐसे मैं बता दूँ कि प्रधानमंत्री हों, पीएम की बात कर लें या प्रेसिडेंट की बात कर लें या किसी की भी बात कर लें, जो फ्री नहीं है, ऐसा नहीं। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर आपको लग सकता है नहीं नहीं ऐसा तो होता है, तो विवाद तो हर जगह है, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बुराइयाँ नहीं हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि संविधान की नज़र नहीं है। हाँ, आप कुछ गलत तरीके से बच जाएं किसी अपराध को करके तो वो अलग बात है, या फिर कुछ गलत करके संविधान की नज़र से बचे रहें तो वो अलग बात है, अदरवाइज संविधान में रूल दिया गया है। तो सिंपली कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन करना एक ऐसी चीज़ है जो आपके पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने की सलाह देता है, बताता है कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, बताता है आपको कि क्या रिस्ट्रिक्शन पुट करना है, बताता है आपको कि कौन सी वो डिज़ाइन बॉडी है जिस पे जिसको क्या पावर दिया गया, और अगर वो अपने पावर का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं करता है तो उसे कैसे रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ओके, आपका ये सेकंड क्वेश्चन है, दैट इज वाई कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर्ड एज सुप्रीम लॉ। क्यों हम कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे बड़ा
कानून मानते हैं, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। ऑब्वियस है क्योंकि इसमें सारी चीज़ दी गई है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो स्टोरी है, जो थ्योरी है, मैंने इससे पहले चैप्टर में आपको दे दिया है, तो आप उसे ज़रूर चेक करो। और ये जो आपको मैं बता रही हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर किया जाता है एक सुप्रीम लॉ बिकॉज इट इज़ द हाईएस्ट लॉ। ऑल ओवर द लॉज हैव टू बी कन्फर्म्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। चाहे वो कोई भी लॉ हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पर ही कंफर्म किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कानून है आपके देश में, हमारे देश में, कि वो हम बात कर ले कि नहीं, वो तो कानून से परे कुछ भी नहीं। हर एक चीज़ के बारे में प्रावधान है, क्लॉज बनाए गए हैं और उनको विस्तार से बताया गया है। तभी तो 12 बल्कि वॉल्यूम्स है हमारे संविधान के। और आपको पता है, जो इससे पहले मैंने दिया है, कि जब संविधान बन गया तो उसके जो डिबेट्स हुए थे वो 3 साल चले थे। वो उसे पढ़ा गया था संविधान में, पार्लियामेंट में उसे रिकॉर्ड किया गया था और वो अब भी प्रिजर्व है। हाँ, और बहुत अच्छी चीज़ है कि संविधान में संशोधन भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि उस समय जो बना था संविधान वो अभी तक है, उसमें कुछ संशोधन भी हुए हैं। लेकिन फिर भी ये तो मानना ही पड़ेगा कि संविधान इतना पहले बन चुका है लेकिन अभी भी वो पुराना नहीं हुआ है। होता है ना, कल की चीज़ आज पुरानी हो गई। लेकिन इतने पहले बनाए गए संविधान में भी अभी भी ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता कि उसे हमें पूरा बदलना है। हाँ, थोड़े बहुत संशोधन हुए हैं। जैसे एक संशोधन की बात यहाँ मैं कर दूँ, जैसे पहले वोटिंग एज क्या थी, 21 ईयर्स। लेकिन राजीव गांधी जी ने ये जो है संविधान लाया था, आई मीन उन्होंने पास करवाया था उनके कार्यकाल में। और क्या हुआ था कि वोटिंग एज जो है 21 से घटाकर 18 ईयर्स कर दिया गया था। तो ये क्या था, संविधान का संशोधन। अब मैं आगे आपको बता रही हूँ, जैसे मैंने बताया कि नेल्सन मंडेला के बारे में बताना ज़रूरी है और मैं पीरियोडिक टेस्ट में ले रही हूँ ये क्वेश्चन। आई मीन ये टॉपिक, नॉट क्वेश्चन एग्जैक्टली, इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक से मैंने कुछ यहाँ क्वेश्चन क्रिएट किए हैं। व्हाट वाज, सॉरी, हु वाज नेल्सन मंडेला, मैंने गलत यहाँ कहा आपको। नेल्सन मंडेला कौन थे? नेल्सन मंडेला के को बिल्कुल भी आप सब जानते होंगे बहुत अच्छे से। सो मैं यहाँ थोड़ा सा बता रही हूँ उनके बारे में। नेल्सन मंडेला वाज अ साउथ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस लीडर। एक्चुअली यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में ANC डाला है, तो आप इसे देख लेना कि ये बुक भी आप चाहो तो चेक कर सकते हो। और वहाँ पर आपको अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के ये लीडर हैं और साउथ अफ्रीका में ये लीडर थे, हैं तो नहीं, बहुत ही इम्पोर्टेंट लीडर थे ये। और ये जो थे, इन्हें जो है ट्रेजन में डाला गया था। हु वॉज ट्राइड फॉर ट्रेजन बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। इनको जो है ट्रेजन क्या है, तो ट्रेजन एक किस्म का अपराध है, ऑफेंस है ये। इसे मैं समझाऊं आपको कि ऑफेंस क्या है, कि ये ऑफेंस उन पे लगता है जिन पर ये इल्ज़ाम हो कि उन्होंने एग्जिस्टेड गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने की कोशिश की हो। तो साउथ अफ्रीका की बात करें, साउथ अफ्रीकी गवर्नमेंट की, कि वहाँ पे कौन से गवर्नमेंट थी, तो वाइट यूरोपियंस की गवर्नमेंट थी वहाँ पर जो रूल कर रहे थे। यूरोपियंस जो वहाँ जाकर रूल कर रहे थे उनकी गवर्नमेंट थी। तो उन पर, नेल्सन मंडेला पर, वहाँ पर जो वाइट यूरोपियंस राज कर रहे थे, उन्होंने उन पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो ऑलरेडी वहाँ रन हो रही गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये उन पर अपराध था और वो अपोज करते थे। उन्होंने ये दुस्साहस किया था। आपको ये सेकंड पॉइंट दे रही हूँ, ही डेयर टू अपोज द अपाथर सिस्टम। उन्होंने ये दुस्साहस किया था रंग भेद को खत्म करने का या अपोज करने का। ये है क्या, पैथर या फिर रैशियल डिस्क्रिमिनेशन, इसे हम कह सकते हैं। और ये था रंग भेद। ऐसे समझो कि जैसे वहाँ गोरे और काले का एक रंग भेद बना हुआ था, हालांकि वहाँ गोरे, काले, ब्लैक, वाइट एंड कलर्ड, 3 तरह का रंग भेद वहाँ था। दैट मीन जो वाइट थे वो यूरोपियंस थे, ब्लैक जो थे वो एकदम नेटिव अफ्रीकन्स थे, और जो कलर्ड थे वो मिक्स्ड थे। नॉर्मली वहाँ पर इंडियंस को कहा गया है कलर्ड, जो कि वहाँ गए थे क्योंकि ये ना तो बहुत गोरे थे यूरोपियंस की तरह और ना ही अफ्रीकन्स की तरह काले थे। तो वहाँ पर ये रंग भेद था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ किसको दी जाती थी, तो वाइट यूरोपियंस को। बहुत ज़्यादा क्या, सारी फैसिलिटीज़ वाइट यूरोपियंस को दी जाती थी और जो खुद वहाँ के नेटिव थे उनको वहाँ कोई भी अधिकार नहीं था। हालांकि इससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट आपको आपकी हिस्ट्री में भी पढ़ने हैं
कि रंग भेद क्या होता है। तो यहाँ पर तो बस इतनी सी चीज़ है। तो नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका में अपोज किया था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को, जिसको एपार्थाइड सिस्टम भी कहते हैं, या फिर जो है कलर के ऊपर भेदभाव किया जाता था, तो उसको उन्होंने अपोज किया था। और उसके बाद आप देखें यहाँ पर he and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964। 1964 में 1964 का ये वक्त था जब इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया था कि जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक आप जेल में रहोगे। क्यों? क्योंकि इन पे ये अपराध था कि वहाँ के लोगों को रंग भेद के साथ काम कर रहे हैं, उन पर ये अपराध था, ट्रेजन का अपराध था। दैट मीन ये अपराध लगाया गया था कि वो ऑलरेडी एग्जिस्टेड गवर्नमेंट को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, या उसे हटाने का के सारे प्रयास अपने वहाँ पर जो फ्रेंड सर्कल हैं या साथी हैं, ये कह सकते हैं, दैट मीन जो ब्लैक पीपल और कलर्ड पीपल के साथ मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं। तो ये उन पर अपराध था, तो इसलिए उन्हें उनके 7 अदर लीडर्स के साथ जो है पूरी लाइफ का जो है इम्प्रिजनमेंट दिया गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट मैं बता दूं, ही स्पेंड द नेक्स्ट 28 ईयर्स इन, और ये याद रखना, ये 1 मार्क्स में पहले भी आया है और ये बहुत ज़रूरी है। उनको आने वाले समय में जो नेक्स्ट 28 ईयर्स के लिए, यानी 1964 के बाद जो है, उन्हें रॉबिन आइलैंड में जो है रखा गया था, जो कि एकदम कहते हैं ना काला पानी की सज़ा, मडागास्कर का वो एरिया कंसिडर किया जाता है। तो साउथ अफ्रीकाज मोस्ट ड्रेडेड प्रिजन ये जो था, ये उस प्रिजन जहाँ पर ये प्रिजन था वो कौन सा जगह था? तो रॉबिन आइलैंड, उस प्रिजन में इन्हें रखा गया था। और ये माना गया था कि वहाँ से उनकी डेड बॉडी ही बाहर निकलेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। बहुत अच्छी सी बात हुई थी कि 1994 में वहाँ पर जो है गवर्नमेंट बनी थी, उसमें जो है नेल्सन मंडेला को प्रेसिडेंट बनाया गया था। बहुत अच्छी सी चीज़ हुई थी, उससे रिलेटेड बहुत से फैक्ट थे। तो एज आई टोल्ड यू कि ये टॉपिक चूँकि इस बार आपके फाइनल टर्म में नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा फैक्ट तो नहीं देने वाली हूँ, लेकिन हाँ कुछ ज़रूरी फैक्ट जो था वो मैं डेफिनेटली दे रही हूँ इसमें। व्हाट वाज ANC? ये क्या था? अभी मैंने आपको यहाँ बताया था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, बट इसके बारे में एक खास चीज़ है जो मैं आपको देना चाहती थी। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वॉज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ अपार्थाइड, रैशियल डिस्क्रिमिनेशन, जिसको मैंने ब्रैकेट में यहाँ डाल दिया है। इसी को आप अलग अलग क्वेश्चन में देखोगे, दैट इज सेग्रीगेशन भी बोला जाता है। दैट मीन उनको सेग्रीगेट किया गया था कि वाइट पीपल से। और बहुत सारी चीज़ हुई थी इसमें, और स्पेशली यहाँ पर एक टॉपिक मैं और देना चाहती थी पर मैंने दिया नहीं, बट मैं उसके बारे में आपको बता दूँ। इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि इनकी वहाँ दैट मीन जो साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट थी, वहाँ पर ऑलरेडी जो वाइट यूरोपियंस का राज था, तो वो लोग तो वाइट यूरोपियंस थे, वो लोग इंजॉय कर रहे थे साउथ अफ्रीका में अपनी सारी फैसिलिटीज़ को। लेकिन कुछ ऐसे यूरोपियंस वाइट भी थे, वाइट यूरोपियंस भी थे जो कि एक्चुअली नेल्सन मंडेला के साथ थे या ब्लैक पीपल के साथ थे, क्योंकि उनको लगता था कि वाइट यूरोपियंस जो है ब्लैक पीपल के साथ या फिर नेटिव अफ्रीकन के साथ जो है गलत कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल इन्हें बैर कर रखा था, एक अलग एरिया बना रखा था, इनके जाने आने की जगह अलग थी, ये कहीं पार्क में नहीं जा सकते थे जहाँ वाइट यूरोपियंस थी, वाइट यूरोपियंस की कॉलोनी अलग होती थी। और हर जगह इनके बच्चे स्कूल में डिस्क्रिमिनेट किए जाते थे, बसेस में इनको अलाउ नहीं था जिसमें वाइट यूरोपियंस सफ़र कर रहे हों, तो बहुत सारा कुछ इनके साथ किया जाता था। तो ये वक्त बदला और 1994 में पहली बार वहाँ पर बहुत समझौते के साथ गवर्नमेंट बनी थी, जिसमें वाइट और ब्लैक दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो यहाँ तो मैं नहीं डाल रही हूँ, अब आगे लेके चलूँ, जो कि नेल्सन मंडेला में ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, उस बुक का नाम मैं यहाँ दे रही हूँ। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला की जो ऑटोबायोग्राफी थी उसमें उन्होंने कौन सी ऑटोबायोग्राफी थी, कौन सा लिखा था? तो उनके बुक का नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये उनके बुक का नाम है, प्लीज़ आप अंडरलाइन कर लो, मैं यहाँ दे रही हूँ और आप इसे देख लो। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये उनके बुक का नाम था। दैट मीन जो ऑटोबायोग्राफी उन्होंने लिखी थी, ये एक ऑटोबायोग्राफी थी जो मंडेला के द्वारा लिखी गई थी, और ये पहली बार पब्लिश कब हुआ था? तो 1994 में, तभी जब एक्चुअली वहाँ पर चीज़ें सब क्लियर हो गई थी। और आपने क्या देखा, स्टार्टिंग में उन्हें प्रिजन दिया गया था
कि रखा गया था जेल में, कि वो आजीवन कारावास उन्हें दिया गया था, लेकिन बाद में वो 1994 में वहाँ से बाहर निकले और प्रेसिडेंट भी बने थे। पब्लिश जहाँ जिनके द्वारा किया गया था उसका नाम मैंने यहाँ डाल दिया, लिटिल ब्राउन एंड कॉर्पोरेशन के द्वारा ये पब्लिश करवाया गया था। और इस बुक में उन्होंने क्या लिखा था, क्या चीज़ें उसमें डाली थी, ऑब्वियसली ऑटोबायोग्राफी है तो उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में लिखा था, तो सिंपली उनकी लाइफ की जर्नी थी इसमें, कि वो कैसे उन्होंने अपने लाइफ को शुरुआत किया, कैसे उनका उनका छोटा जीवन था, कैसे वो आगे बढ़े, उनकी एजुकेशन क्या है, और उनकी लाइफ जो प्रिजन में थी, जो वाइट यूरोपियंस ने उन्हें डाल रखा था, तो उसके बारे में उन्होंने इसमें लिखा है। अब नेक्स्ट जो है वो मैं बता दूं क्वेश्चन, व्हाट डज सेग्रीगेशन मीन। ये सेग्रीगेशन का क्या मतलब है, जो आपको मैंने अभी बताया, ऊपर भी मैंने ब्रैकेट में डाला है। तो सिंपली सेग्रीगेशन का मतलब है सेपरेट करना, जो मैं भी आपको बता रही थी कि वाइट यूरोपियंस को ब्लैक यूरोपियंस से एकदम अलग रखा जाता था। वाइट यूरोपियंस जो थे, जो एक्चुअली वहाँ के नहीं थे, वो यूरोप से आए हुए थे वहाँ पर, लेकिन उन्हें सारी फैसिलिटीज़ मिलती थी। और ये जो थे ब्लैक पीपल थे, वहाँ के नेटिव पीपल थे, उनको एक तरह से स्लेव जैसा वहाँ रखा जाता था, उनको कुछ भी अधिकार वहाँ नहीं दिए गए थे। तो यही है सेग्रीगेशन, अलग करना। इन द कंटेक्स्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, द टर्म segregation is used to describe the discrimination that existed between the white minority and black majority. ये आप अंडरलाइन में कर रही हूँ, तो ये सिंपली ये वहाँ पर था, जो डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव था वहाँ पर वाइट माइनॉरिटी और ब्लैक मेजॉरिटी दोनों, यानी अब देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वाइट पीपल जो थे वो माइनॉरिटी में थे, कम थे, ब्लैक पीपल जो थे वही ज़्यादा में थे और वही वहाँ के थे, लेकिन फिर भी वाइट पीपल को ही सारे अधिकार थे और ब्लैक को कुछ अधिकार नहीं दिया जाता था। इट वॉज बेस्ड ऑन रैशियल डिस्क्रिमिनेशन। रैशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ही होता है रंग भेद, ठीक है, रंग भेद यानी गोरे काले का भेदभाव वहाँ था, क्योंकि वो ब्लैक और वाइट का जो अलग अलग वो नेटिव्स थे। थोड़ा सा मैंने यहाँ एपैथेट को भी एक्सप्लेन कर दिया है। व्हाट डज एपैथेट मीन्स, तो ये सिंपली एपैथेट जो था वाज एन इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस एंड कलर। तो ये सारे जो थी प्लान्ड वे में एक इंस्टीट्यूशन बनाकर ऑफिशियली वहाँ पर जो रंग भेद किया जाता था उनके कलर्स के ऊपर, कि भाई ये यूरोपियंस हैं और ये अफ्रीकन्स हैं या फिर कलर्ड पीपल हैं, जैसे मैंने बोला। तो इस सिस्टम के तहत जो है बहुत सारी चीज़ होती थी। क्या होता था यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। नन यूरोपियंस दैट मीन वो या तो अफ्रीकन पीपल थे या फिर कलर्ड पीपल थे जो इंडिया से गए हुए थे। तो यहाँ पर क्या था कि नन यूरोपियंस वर डिस्क्रिमिनेटेड सोशली, किस किस तरीके से, हर मायने में उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। ना तो उन्हें सम्मान में सोशली कुछ अधिकार था, ना तो पॉलिटिकली कोई राजनीतिक अधिकार दिए जाते थे, और ना ही इकोनॉमिकली किसी तरह के उन्हें फ़ायदे या बेनिफिट्स दिए जाते थे। अब एक बार आप देख लो, नन यूरोपियंस वर डिस्क्रिमिनेटेड सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली फॉर द बेनिफिट्स ऑफ यूरोपियंस वाइट माइनॉरिटी इन द साउथ अफ्रीका। तो उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था और यूज़ किया जाता था, इनफैक्ट आप बोलो एक्सप्लॉइट किया जाता था। वाइट अफ्रीकन्स जो थे वो ब्लैक अफ्रीकन्स को एक्सप्लॉइट करते थे, सर्वेंट बना के रखते थे, जितने भी छोटे लेवल के काम होते थे वो उनसे कराए जाते थे और कोई भी अच्छी पोजीशन उन्हें नहीं दी जाती थी। अब इसके बाद जो आगे मैं बताने वाली हूँ वो सिंपली इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को रिलेट कर रहा है। ऑलमोस्ट इससे आगे जितने भी चीज़ है वो मैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करते हुए चीज़ बता रही हूँ, आप देख लो। हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फर्स्ट टाइम, ठीक है, ये ध्यान रखना, फर्स्ट टाइम, कि किसने पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। और मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट टाइम जो ड्राफ्ट किया दैट मीन उस टाइम पे हम आज़ाद नहीं हुए थे, उसी समय हमारे संविधान का जो है एक तैयार हो गया था खाका, कि भाई ड्राफ्ट की हमारा संविधान कैसा होगा। तो फर्स्ट टाइम जो हमारे संविधान को ड्राफ्ट किया था उन्होंने, उनका नाम है मोतीलाल नेहरू, एंड 8 कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंडिया इन 1928 में ही जो है ये ड्राफ्ट तैयार हो गया था कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। और अब मैं आगे आपको बताऊं, ये वक्त भी आज़ादी से पहले का है। व्हाट रिजोल्यूशन वाज मेड इन 1931 कराची सेशन, क्या रिजोल्यूशन बनाया गया था, सोचा गया था, विचार किया गया था, कहा गया था 1931 कराची सेशन में,
तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट जो थॉट्स थे, रिजोल्यूशन था, वो ये था: द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस ऑफ द कराची सेशन वाज अ रेजोल्यूशन पास्ड ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज। ये बेसिक सी चीज़ थी, फंडामेंटल राइट्स क्या दिए जाएंगे और साथ साथ हमारी आर्थिक पॉलिसी क्या होगी, किस बिहाफ पर हम अपने जो है अर्थव्यवस्था को रन करेंगे। और आप देख लो कब की बात है, 1931 की बात है। आज़ादी हमें मिली थी, इंडिपेंडेंस हासिल किया था हमने कब, 1947 में। आगे लेके चलूँ मैं आपको। नेम द इंडियन लीडर्स हु यूज्ड टू राइट फॉर मैगजीन यंग इंडिया इन 1931। यस, ये मैगजीन का नाम है, इसे आप अलग से नोटिस करना। मैं इसमें ऑलमोस्ट छोटे क्वेश्चन ही पुट कर रही हूँ क्योंकि मैंने अपने टीचिंग करियर में ये नोटिस किया है कि इस चैप्टर या फिर कुछ बहुत से चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे बड़े क्वेश्चन बहुत आसानी से आप अटेम्प्ट करते हैं क्योंकि वो बहुत कॉमन होते हैं। लेकिन हाँ, 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं या बहुत छोटे से जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ही आपके मार्क्स कटते हैं। तो यहाँ पर मैंने उन्हीं चीज़ों को डालने की कोशिश की है। तो यंग इंडिया जो मैगजीन था उसे आज़ादी से पहले ये था, तो ऑब्वियसली उसमें और भी बहुत से लोग लिखते थे, लेकिन इंडियन लीडर जो है उनमें से कौन थे, तो महात्मा गांधी जी थे। उनका नाम इसमें आता है कि यंग इंडिया, जो यूथ इंडिया के बारे में जो है वो इसमें इस मैगजीन में लिखा करते थे। नेक्स्ट है व्हाट डज सोवरेन मीन। ठीक है, ये आपको बहुत बार मैं बता चुकी हूँ और यहाँ पर भी बता रही हूँ। एक तरह से मैं इसे ऐसे समझाया करती रही हूँ कि पूरी तरीके से आज़ादी, संपूर्ण आज़ादी, किसी भी तरह का कोई भी हस्तक्षेप आप पे नहीं कर रहा है। तो सिंपली जैसे मैंने आपको बताया भी है कि भाई हम आज़ाद तो हो गए थे 1947 में, लेकिन हमारा संविधान बना था 20 एक्चुअली शुरू हुआ था 26 जनवरी 1950 से। तो इस दौरान क्या था, इस दौरान क्या हो रहा था, और आप देख भी रहे हो कि हमारे यहाँ भी जो हमारे प्रेसिडेंट के बारे में भी जब आप चेक करते हो, जो मैंने आपको वीडियो दिया भी है अगर आपने देखा है तो, कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे वो कब आए, तो वही 26 जनवरी 1950 जो है उनका ज्वाइनिंग डेट है। तो उससे पहले क्या हमारे पास प्रेसिडेंट नहीं थे? तो सिंपली उसके बारे में मैंने डिटेल दी है, आप वो चेक करना। बट मैं आपको यहाँ बता दूं कि हाँ, जो अंग्रेज जा चुके थे लेकिन उन्होंने यहाँ हमारे पास गवर्नर्स छोड़े थे क्योंकि हमें बहुत सारी जानकारी तो थी नहीं और उनके द्वारा ही छोड़े गए चीज़ों को हम इस्तेमाल कर रहे थे। फिर धीरे धीरे हमने अपना सब कुछ क्रिएट किया। तो एक्चुअली इस वजह से मैंने आपको इतना डिटेलिंग दिया यहाँ पर कि ये सोवरेन है क्या। तो इट मीन्स सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर ऑफ एनी कंट्री। इसका मतलब है पूर्ण अधिकार होना, सुप्रीम राइट मिलना किसी भी कंट्री को, चाहे वो अपने देश के इंटरनल मैटर पे बात कर रहा हो या एक्सटर्नल मैटर पे बात कर रहा हो। तो यहाँ पर हम मान के चलें कि एक्चुअल रियल जो ये कंडीशन जो थी सोवरेन की, जो है कंडीशन हमारे साथ अगर थी, तो हम लोग 26 जनवरी 1950 के बाद जो है पूर्ण आज़ाद हुए क्योंकि फिर किसी का हस्तक्षेप हम पे नहीं था। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रही हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 12 है, दैट इज व्हाट डज सोशलिस्ट इन अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स। और इनमें ये सारी चीज़ जो मैं दे रही हूँ ना, एक्चुअली हमारे संविधान के प्रियम्बल में ये चीज़ें दी गई हैं और उनमें से कुछ फैक्ट को मैंने यहाँ डाला है। मैं उन सारे को एक बार आपको दिखाने वाली हूँ, बट इससे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि कुछ चीज़ों को मैंने डाला है इसमें। जैसे ये भी सोवरेन की बात मैंने की है, बहुत सारे फैक्ट हैं, उनमें से मैंने इन दोनों को लिया है। सोशलिस्ट कंटेंट जो है वो क्या है, जैसे हमारे संविधान में ये इसके बारे में बात की गई है। तो सिंपली इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी हमें कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, बताए गए हैं ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर। और ये जो है टर्म सोशलिस्ट जो है वो यहाँ पर रेफर करता है सोशलिज्म को टू डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। यहाँ पर स्पेस देना था जो ऐड हो गया है। ठीक है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के लिए कुछ स्टेप्स बताए गए हैं, कुछ रूल्स बताए गए हैं। और यहाँ पर मैं बता रही हूँ जैसे सच एज अचीवमेंट्स ऑफ सोशलिस्ट गोल्स थ्रू डेमोक्रेटिक एवोल्यूशंस एंड नॉन वायलेंस मीन्स। ठीक है, तो यहाँ पर सोशलिज्म को हासिल करने के लिए सिंपली बताया गया है इस अचीवमेंट को कैसे आप हासिल करते हो। तो कुछ सोशलिस्ट गोल डिसाइड किए जाते हैं, डेमोक्रेटिक इवोल्यूशन एंड नॉन वायलेंट
के द्वारा, दैट मीन बहुत सिंपली शांतिपूर्वक सभी को सभी तरह के अधिकार दिए जाएं एक ग्रुप की। जैसे यहाँ पर बताऊं कि जो कुछ हमारी प्रॉपर्टी कैसी होती है, जो हमारे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है, ऐसा तो आपने सुना है ना, उस पर हम सबका अधिकार होता है, ऐसा नहीं है। कुछ प्रॉपर्टीज पर्सनल होती है, उस पर किसी पर्सनल आदमी का अधिकार होता है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी होती है ना कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, उसमें हम सबका अधिकार है। जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में चले जाएं या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएं, तो ये सब किसकी प्रॉपर्टी है? गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, और उस पे हम सबका अधिकार है ना। जितने भी सिटीजन्स इंडियन हैं उन सबका अधिकार है। तो ये एक अचीवमेंट है जो हमारे संविधान के प्रियम्बल में डाला गया है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन देने वाली हूँ, इसका आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने आंसर नहीं डाला है, इसकी मैं हिंट दिखाने वाली हूँ, देने वाली हूँ। ये उम्मीद करूंगी कि आप राइट डाउन करोगे और मुझे क्लास ग्रुप में सेंड करोगे। पहले मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँ थोड़ा आपको, और मैं सारी चीज़ बताने वाली हूँ आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो में भी मैं दे दूंगी। एक्सप्लेन द आइडियल्स enshrined in the preamble of the Indian Constitution। तो पहले मैं यहाँ पर enshrined का मतलब बता दूँ। वैसे मैं इस वर्ड को बदल सकती थी, कोई और इस्तेमाल कर सकती थी, बट मैंने जानबूझ के नहीं किया ताकि मैं आपको बता दूँ कि ये भी ज़रूरी चीज़ है। यहाँ पर मैंने इसके मीनिंग को यहाँ डाल दिया है क्या इसका मतलब? तो पहले आप ये समझ लो कि किसी चीज़ को प्रिजर्व करना, ठीक है क्या? जैसे राइट, ट्रेडिशंस और आइडियाज इन अ फॉर्म ऑफ in a form that ensure it will be protected and respect। कुछ इस तरीके से हमारे आइडियाज, हमारे थॉट्स, हमारे ट्रेडिशंस को प्रिजर्व किया जाना ही इंश्राइंड है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश की। द राइट ऑफ ऑल वर्कर्स टू स्ट्राइक वॉज enshrined इन अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैंने आपको डाला है कि भाई किसी भी वर्कर के अधिकार को जो है स्ट्राइक के द्वारा या किसी चीज़ के द्वारा न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में अगर जगह दी जाती है, सम्मान दिया जाता है, मिलता है, तो ये वो पोजीशन है। तो अब मैं सिंपली आपको समझाऊं कि ये है क्या क्वेश्चन का मतलब। तो उन सारे आइडियल्स को एक्सप्लेन कीजिए जो कि प्रिजर्व किए गए हैं, इंश्राइन किए गए हैं, कहाँ? इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है कि उन सारे आइडियल्स को बताइए जो कि प्रिजर्व किए गए हैं इंडिया के प्रियम्बल में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में, ठीक है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें, हालांकि उनसे कुछ चीज़ों को मैंने यहाँ आपको डाल दिया है, जैसे सोशलिस्ट है, जैसे सोवरियन है, तो अब वो सारे बहुत सारे हैं, तो उसे मैं आपको दिखाती हूँ। आप ये देख रहे हो, ये आ गई हूँ मैं आपके बुक के पेज नंबर 29 पे। ये आपके बुक का पेज नंबर 29। पहले मैं यहाँ बता दूँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखना है, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, बट इससे पहले मैं आपको यहाँ दिखा दूँ कि इसमें है क्या। तो आप जो ये सामने में देख रहे हो ना, यही है प्रियम्बल। ये जो बॉक्स में बनी हुई चीज़ है, ये है आपका प्रियम्बल। अब पहले इसके बारे में जान लो कि प्रियम्बल होता क्या है। तो प्रियम्बल होता है एक इंट्रोडक्शन ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का इंट्रोडक्शन। संविधान तो 12 वॉल्यूम्स में बना है, तो उन सारे का यहाँ पर इंट्रोडक्शन आप कैसे दे सकते हो? बिल्कुल यही है इंट्रोडक्शन। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जितने भी आप बोल्ड लेटर्स देख रहे हो, ये सारी वो चीज़ हैं जिस पर, यहाँ पर देखो मैंने सोशलिस्ट और सोवर्जियन के बारे में बता दिया है, बट उसके अलावा यहाँ पर सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है। इन चीज़ों को मैंने वहाँ अलग से क्वेश्चन में फॉर्म नहीं किया है, लेकिन ये नहीं बता रही हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है, तभी तो मैंने एक फाइनल क्वेश्चन ही आपको दिया है, सो दैट कि अलग अलग मैं उसे एक्सप्लेन ना करूँ। कई बार इनफैक्ट मैं बताऊँ कि स्टैंडर्ड 8 में भी जो कुछ बोर्ड हुए थे ना, स्पेशली उन स्कूलों में जहाँ पे जो एक्चुअली एफिलिएटेड नहीं है, वहाँ पे हुए थे इसके स्टूडेंट्स के, तो वहाँ भी ये क्वेश्चन था जिसमें सारे पॉइंट्स को एलिब्रेट करना था, ये वो पॉइंट्स, ठीक है। उनके सिविक्स में भी ये चीज़ें थी, और स्टैंडर्ड 8 में भी ये चीज़ आपने पढ़ा है, बट आपने ध्यान नहीं दिया है। तो ये वाली चीज़ जो हमारा प्रियम्बल है, और आजकल तो हर जगह ही आपको हर बुक में ये मिलने वाला। अगर आप अपनी हिस्ट्री की बुक खोल लो, अब अपनी ज्योग्राफी की बुक खोल लो, या किसी भी एनसीईआरटी की बुक खोलते हो ना, जो कि आप स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, तो आपको ये मिल जाएगा, क्योंकि ये हमारे संविधान का इंट्रोडक्शन है। बट ये चीज़ पूरा आंसर में लिखना है ऐसा नहीं बता रही हूँ। क्या लिखना है वो आप देखो, आपको ये पॉइंट्स डालने हैं कि वो कौन से आइडियल्स हैं जिसको इंश्राइंड किया गया है हमारे प्रियम्बल में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में। तो ये वो फैक्ट हैं जिनको प्रिजर्व किया गया है। तो इन फैक्ट्स के बारे में आपको पॉइंट बना के वहाँ पे डालना है।
अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ कि ये फैक्ट्स हैं क्या। तो ये मैं आपको अभी बता चुकी हूँ, यहाँ से आप डालोगे ये पॉइंट्स हैं आपके कि इंडिया में, ये इंडिया के प्रियम्बल में सबसे ज़्यादा सोविजियन को जगह मिली है। तो वो क्या चीज़ है, तो एक बार मैं आपको बताऊं कि सिंपली ये वो राइट है कि जो मैंने भी आपको वहाँ क्वेश्चन में दे दिया है कि राइट को प्रिजर्व रखना, राइट टू मेक डिसीजंस ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल बेसिस। ये मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन के फॉर्म में दिया है। इनफैक्ट ये सेकंड वाली भी चीज़ मैंने आपको क्वेश्चन के फॉर्म में दिया है, क्या है, तो वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय द सोसाइटी। तो ये चीज़ मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया ना कि जैसे अगर गवर्नमेंट के हॉस्पिटल की बात हम करें तो ये हम सब की है, वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट ने उसे जनरेट किया है, लेकिन वो हम सब की है और हम सब उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे बहुत सी चीज़ है, तो इसके चीज़ में आप देख लोगे। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पूरा का पूरा इसे ये करो, और हाँ, आज मैं चेक करूँगी कि आप कैसे देते हो इसका आंसर। और अगर मुझे लगता है कि आप बहुत एक्यूरेट नहीं हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स को कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि मुझे ये देखना है कि आप कितना मेहनत कर रहे हो। क्योंकि ऑब्वियस है, अनलॉक अनलॉक का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है और होपफुली हम जल्दी ही मिलेंगे स्कूल में। लेकिन तब तक आप ये देख लो, आगे मैं कुछ चीज़ को थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आपको लिखने में थोड़ी सुविधा हो जब आप नोट्स इसके रिगार्डिंग बना रहे हो। और अगर मैं देखती हूँ कि बहुत अच्छा मुझे अगर सारे स्टूडेंट्स का नहीं लगता तो मैं फिर से दूंगी नोट्स। अब यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि सेकुलर है क्या, तो सिंपली सेकुलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्ष। तो हमारा देश एक सेकुलर कंट्री है, सिटीजन हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। तो सिंपली हमारे जो संविधान में जितने भी चीज़ बताई गई हैं उनमें एक चीज़ ये बिल्कुल ध्यान रखा गया है कि कोई भी किसी भी धर्म को मानना चाहे तो वो मान सकता है, कि आप हिंदू हैं और कल मुस्लिम बनना चाहें तो बन सकते हैं, कल मुस्लिम हैं और आप क्रिश्चियन बनना चाहें तो बन सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, ये रिस्ट्रिक्शन ज़रूर है कि आपकी उम्र 18 से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस है तभी आपको जो है माइनर नहीं माना जाएगा। 18 के नीचे जो हैं वो माइनर हैं और उन्हें ये अधिकार नहीं होता कि वो अपनी मर्जी से ये कर सके। हाँ, उनके पेरेंट्स अगर बदल रहे हैं तो सिंपली वो भी धर्म बदल सकते हैं, आप किसी भी धर्म को माने। और क्योंकि सेकुलर का दूसरा यहाँ पर और भी बताया गया है आपको कि गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजन्स बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस विथ इक्वल रिस्पेक्ट। सभी को इक्वल अधिकार दिया जाता है, किसी को कम या ज़्यादा नहीं दिया जाता। और नेक्स्ट जो है वो डेमोक्रेसी के बारे में तो हम जानते ही हैं कि ऑफ कोर्स हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स एंड इलेक्ट देयर रूलर्स। तो ये वो अधिकार है जहाँ पर सिंपली आपको सारे अधिकार दिए जाते हैं एंड होल्ड्स देम अकाउंटेबल। द गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू द सम बेसिक प्रिंसिपल्स रूल्स रेगुलेशंस। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो इस चीज़ को हमारे संविधान में माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं दे रही हूँ, दैट इज़ लिबर्टी यानी आज़ादी। और ये जो आज़ादी की बात हम कर रहे हैं कि सिंपली ये आज़ादी हर मायने में आज़ादी है। ये एक्चुअली मैंने ऊपर का एक चीज़ छोड़ दिया तो मैं पहले वो बता देती हूँ। जस्टिस, न्याय, सिटीजन्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ द कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर। ठीक है, तो न्याय हर किसी को मिलेगा। अगर कुछ गुनाह होता है, कुछ अपराध होता है तो वो हर किसी को मिलेगा, चाहे वो किसी कास्ट, किसी जेंडर, किसी चीज़ से बिलोंग करता हो, वो पुअर हो, रिच हो। तो ये हमारे संविधान में का एक मेन आइडियल है। फिर आपको मैं बताऊं लिबर्टी, लिबर्टी यानी आज़ादी। आज़ादी दी गई है हमारे संविधान में। और आप देखो, देयर आर नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द सिटीजन्स इन व्हाट दे थिंक। किसी भी तरह का यहाँ पर एक चीज़ है, अनरीजनेबल कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, अगर आप सोचो कि आज़ादी का मतलब कि आप जाकर किसी के सर को फोड़ दो और आप कहो कि भाई ये तो हमारी आज़ादी है, हमारा मन, हम जो करना चाहें, तो ऐसे अधिकार नहीं है। क्योंकि लिबर्टी का मतलब होता है कि कोई, आप आज़ाद हैं अपने एक्सप्रेशन को बताने के लिए, अपने थॉट्स के लिए, अपने किसी भी चीज़ के लिए आज़ाद है। बट ऐसा नहीं कि किसी को हार्म पहुंचाकर आप अपनी आज़ादी का जश्न मनाओ। तो इसीलिए यहाँ पर डाला गया है कि अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं डाले गए हैं, हमें आज़ाद किया गया है। हम कहीं भी घूमना चाहें, कहीं भी आना जाना चाहें, ये आपने फ्रीडम ऑफ राइट्स में पढ़ा है। और उसके बाद इक्वालिटी, इक्वालिटी की चर्चा बहुत बार कर चुके हैं और ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। ऑल आर इक्वल्स बिफोर द लॉ, यानी कानून की नज़र में सब इक्वल है। और जो ट्रेडिशन हो, सोशल इनइक्वालिटीज़ हैव टू बी एंडेड। हालांकि हाँ, हमारे समाज में कुछ
नेशनल सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं जिसका अंत होना ज़रूरी है, और इसके लिए गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं। जैसे बहुत से डिस्क्रिमिनेशन होते हैं ना, कास्ट के ऊपर बेस चीज़ें जो है हमारे समाज में हैं, तो उसे उसके लिए प्रावधान है। अगर कुछ इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन के इश्यूज आते हैं तो गवर्नमेंट ने इस पर सख्त रूल्स बनाए हुए हैं। दैट मीन हमारे संविधान में है, तो इस चीज़ को हम मान के चलें। और सिंपली हर किसी को इक्वल राइट दिया गया, इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। हर किसी को एक जैसे मौके मिलेंगे गवर्नमेंट में। इनफैक्ट समाज में ऐसे लोगों की स्थिति को ऊपर उठाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत से आरक्षण, जिसको हम बोलते हैं रिजर्वेशन हम बोलते हैं, वो भी प्रयास किया गया है। उसके बाद है फ्रेटर्निटी। सिंपली फ्रेटर्निटी किसी भी ग्रुप को हम बोलते हैं, किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेटेड। जैसे अगर मैं बोलूँ टीचर्स फ्रेटर्निटी, दैट मीन टीचर्स से रिलेटेड जो भी टीचर्स होंगे उस ग्रुप में लोग होंगे। तो यहाँ पर फ्रेटर्निटी के बारे में मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँ आपको। ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ वी आर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, यानी हम एक फैमिली के हैं। फ्रेटर्निटी यानी ग्रुप को हम यहाँ बता दें, हालांकि ये वर्ड किसी के भी साथ जुड़ता है, तो उस फ्रेटर्निटी के बारे में बात करते हैं। अगर आप बता दो स्टूडेंट्स फ्रेटर्निटी, दैट मीन स्टूडेंट्स का ग्रुप। मैं बता दूं टीचर्स फ्रेटर्निटी, दैट मीन टीचर्स का ग्रुप। लेकिन यहाँ पर हमारे संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आइडियल बताया गया कि हम सब एक फैमिली मेंबर हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट क्रीड किसी भी तरह से हो, किसी भी रिलीजन को मानते हो, हम सब एक फैमिली मेंबर हैं। तो ये सारे हमारे संविधान के आइडियल्स हैं। एक बार मैं आपको फिर बता दूं, क्वेश्चन नंबर 13 में ये पॉइंट्स ही मैं डालने वाली हूँ। मैं आज चेक करूंगी कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर कैसे मुझे भेजा है। ग्रुप में आप सेंड करो, आई विल चेक इट। देन मैं इसके बारे में वीडियो बना दूंगी, क्योंकि कुछ बच्चे ज़रूर होंगे जो शायद मुझे खुश नहीं करते हो पढ़कर। हाँ, आप में से बहुत से स्टूडेंट से ऐसे हो जो डेफिनेटली अपना काम कर रहे हो। सूर्य, आज के लिए बस इतना ही। ये रहा आपका वो क्वेश्चन जिसके लिए मैंने आपको होमवर्क दिया है। होपफुली आप इसे करोगे, और ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने सारी चीज़ों को अलग से नहीं डाला है। हालांकि इसके लिए एक और वीडियो तो मैं देने वाली हूँ, क्योंकि मैंने इसमें सिर्फ आपके पूरे चैप्टर को जो समराइज़ किया है। कुछ चीज़ और भी लगता है मुझे कि मुझे और देना है, तो मैं एक और वीडियो इसके लिए प्रिपेयर करूँगी। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आप पढ़ रहे हो। और कोई क्वेश्चन है, कमेंट आप कर सकते हो। आपके कमेंट से पता चलता है कि आप कितना पढ़ रहे हो और कितना क्या जानना है आपको। और वैसे तो हम लोग कनेक्टेड हैं अपने ग्रुप में, और यहाँ पर आपके लिए वीडियोस बन रहे हैं। एनीवेज डियर, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।